हमने मुस्लिम विवाह के संबंध में पूर्व 2 वीडियोज़ में विवाह की अवधारणा, उसके उद्देश्य, उसके मान्य विवाह के आवश्यक तत्व आदि के बारे में अध्ययन किया। आज हम मुस्लिम विवाह के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के विवाह मुस्लिम विधि के अंतर्गत माने जाते हैं। वैधता के आधार पर मुस्लिम विवाह 3 प्रकार के होते हैं: शून्य विवाह, अनियमित विवाह और मान्य विवाह। शून्य विवाह से तात्पर्य है कि ऐसा विवाह जो प्रारंभ से ही शून्य है, जिस दिन विवाह किया गया है उस दिन से उसकी लीगल वैल्यू 0 है, अर्थात वॉइड मैरिज है। तो वॉइड कब होगा, किन परिस्थितियों में या किन व्यक्तियों के मध्य जो किया गया विवाह वॉइड माना जाएगा, इसके लिए कुछ आधार दिए गए हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वो विवाह मान्य विवाह है या शून्य विवाह है। तो पहला है इसमें रक्त संबंध के कारण निषिद्ध विवाह। ऐसे ब्लड रिलेशन जो मैरिज किए जाने के लिए प्रोहिबिटेड हैं, निषेधित किए गए हैं कि इन लोगों से शादी नहीं की जा सकती, विवाह नहीं किया जा सकता, किंतु अगर उनसे विवाह किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो विवाह शून्य माना जाएगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी माता, पुत्री, बहन आदि से विवाह करता है तो वो विवाह ब्लड रिलेशन के कारण शून्य माना जाएगा। रक्त संबंध के कारण निषेधित संबंध है ये कि इनमें विवाह नहीं किया जाएगा, किंतु फिर भी अगर कोई विवाह करता है तो वो विवाह शून्य की कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसे ही वैवाहिक संबंधों के कारण निषेध विवाह, ऐसे रिलेशन जो मैरिज रिलेशन से उत्पन्न होते हैं किंतु प्रोहिबिटेड है विवाह करने के लिए। तो अगर ऐसा किया जाता है, जैसे किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी की माता से या उसकी पुत्री से या पिता या पुत्र की पत्नी से, अगर इस तरह के रिलेशन में अगर मैरिज की जाती है तो वो मैरिज भी मुस्लिम विधि के अंतर्गत शून्य मानी जाएगी, क्योंकि ये रिलेशन प्रोहिबिटेड हैं, निषेधित हैं। दातृ संबंध के कारण, दातृ संबंध के अंतर्गत कि जब 2 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु ने अपनी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का दूध पिया है तो उस शिशु और उस स्त्री के बीच दातृ संबंध उत्पन्न हो जाते हैं और वह स्त्री उस शिशु की दाई माँ मानी जाती है। दातृ संबंध वो होते हैं जिन्होंने एक ही माता का या एक ही स्त्री का दूध पिया हो। तो ऐसे रिलेशन में अगर मैरिज की जाती है तो वो भी शून्य मानी जाएगी। उसके अतिरिक्त है दूसरे की पत्नी से विवाह। अगर किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा किसी दूसरे मुस्लिम पुरुष की विवाहिता पत्नी से विवाह किया जाता है तो वो भी विवाह पूर्णतः शून्य माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम महिला है वो तलाक होने के कारण या पति की मृत्यु के कारण विवाह संबंध समाप्त हो गया है तो उससे मैरिज की जा सकती है, किंतु अगर वो विवाहिता की अवस्था में है और उससे अगर कोई मुस्लिम पुरुष शादी करता है, विवाह करता है, तो वो विवाह शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट है पुनः विवाह बिना विरोध दूर किए हुए। पुनः विवाह बिना विरोध दूर किए हुए हैं कि अगर मुस्लिम पति पत्नी के मध्य विवाह विच्छेद हो गया है और विवाह विच्छेद होने के बाद वो दोबारा पुनः विवाह करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं कि मुस्लिम पत्नी अन्य किसी व्यक्ति से विवाह करेगी और विवाह करने के उपरांत वो विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगा। उसके उपरांत या तो उसके पति की मृत्यु हो या वो अपने जो दूसरे पति से डिवोर्स ले। तलाक होने या मृत्यु होने की स्थिति में उस महिला के द्वारा इद्दत की अवधि का पालन किया जाएगा। उस इद्दत की अवधि का पालन किए जाने के उपरांत वो अपने पूर्व पति से विवाह कर सकती है। अगर इन औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है और पुनः विवाह उसी महिला जिस महिला को मुस्लिम पुरुष ने डिवोर्स दिया है उस महिला से इन औपचारिकताओं को पूरे किए बिना अगर विवाह किया जाता है तो वो विवाह भी विधि अनुसार शून्य माना जाएगा। शून्य विवाह की स्थिति क्या है, मतलब इसके परिणाम क्या होंगे? इसमें किसी भी तरह के जो वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट्स जो हैं हस्बैंड वाइफ के, वो उत्पन्न नहीं होंगे किसी प्रकार से, मतलब इसकी टोटल वैल्यू ही 0 रहेगी। उसके बाद है अनियमित विवाह, इरेगुलर मैरिज। इरेगुलर मैरिज का मतलब है कि अगर इसका हम डिटेल से कहें तो कि ऐसा विवाह जिसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनका पालन न किए जाने के कारण वो इरेगुलर हो गई है। अगर उन शर्तों का पालन कर लिया जाए, उसमें सुधार कर दिया जाए तो वो रेगुलराइज भी की जा सकती हैं। कुछ शर्तें इस तरह की दी हुई हैं जिनका पालन किए जाने पर वो इरेगुलर से रेगुलर कैटेगरी में चला जाएगा, अनियमित से नियमित हो जाएगा। तो अनियमित विवाह कब कब माना जाएगा, कब किन परिस्थितियों में किया गया विवाह नियमित विवाह माना जाएगा?
उसीलिए कुछ बिंदु स्पष्ट किए हैं। बिना साक्ष्यों के विवाह, जब विवाह किया जा रहा है तो मुस्लिम विधि के अनुसार 2 पुरुष साक्षी या 1 पुरुष और 2 महिला साक्षियों का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो विवाह अनियमित विवाह माना जाएगा। उसके बाद है 4 पत्नियों से विवाहित व्यक्ति द्वारा 5वीं पत्नी से विवाह। अगर किसी मुस्लिम पुरुष के, मुस्लिम विधि में 4 पत्नियां रखने का अधिकार दिया गया है। अगर किसी मुस्लिम पुरुष के 4 पत्नियां पहले से ही हैं और उसने 5वीं महिला से विवाह किया है, तो ऐसी स्थिति में 5वां जो विवाह किया गया है वो इर्रेगुलर मैरिज माना जाएगा। किंतु अगर वो मुस्लिम पुरुष अपनी 4 पत्नियों में से किसी पहले वाली 4 पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे देता है, तो ऐसी स्थिति में 5वां जो विवाह जो अनियमित था वो नियमित में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो जो 5th मैरिज है वो अगर पहले वाली 4 में से एक को तलाक दिया गया तो 5वीं जो मैरिज है अनियमित थी वो नियमित मैरिज की कैटेगरी में चली जाएगी। उसके बाद है इद्दत की अवधि में विवाह। अगर कोई महिला पति की मृत्यु होने या विवाह विच्छेद होने के कारण इद्दत की अवधि का पालन कर रही है और उस इद्दत की अवधि में मुस्लिम पुरुष द्वारा उससे विवाह किया जाता है तो वो विवाह भी अनियमित विवाह माना जाएगा। उसके बाद है गैर मुस्लिम महिलाओं से विवाह। किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक महिला से विवाह किया जाता है तो वो विवाह भी इर्रेगुलर मैरिज या अनियमित विवाह की कैटेगरी में माना जाएगा। अवैध संयोग के कारण निषेध विवाह। अवैध संयोग का तात्पर्य यहाँ है कि ऐसा विवाह, ऐसी मुस्लिम पुरुष द्वारा ऐसी 2 महिलाओं से विवाह जो जिनमें से अगर कोई एक पुरुष होता तो वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। जैसे 2 सगी बहनों से विवाह, 2 सगी बहनों से अगर विवाह किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा किया जाता है तो वो अवैध संयोग के कारण अनियमित मान लिया जाएगा। तो अनियमित विवाह जो है उसकी स्थिति क्या है, वो ना तो वैलिड है ना वॉइड है, मतलब ना तो शून्य है और ना ही मान्य है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो इरेगुलर है, उसको कुछ कंडीशन को फुलफिल करने पर वो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 3rd टाइप है मान्य विवाह। मान्य या सही या इसको कहते हैं वैलिड जो है वो विवाह मान्य विवाह है। इसमें वो सारी फॉर्मेलिटीज जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज जो है, सारे जो औपचारिकता है उनको पूरा करके किया गया विवाह मान्य विवाह माना जाएगा। इसमें पहले जो 4 शर्तें दी हुई हैं। प्रस्ताव स्वीकृति, एक पक्षकार के द्वारा प्रस्ताव किया जाएगा, दूसरे पक्षकार के द्वारा उसे कबूल किया जाएगा। दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होगी। अगर कोई पक्षकार अवश्य है तो उसके अभिभावक द्वारा स्वतंत्र सहमति दी जाएगी। एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिस बैठक में प्रस्ताव और स्वीकृति दी जाएगी और उसमें साक्षी भी उपस्थित होंगे, जो गवाह हैं वो भी वहाँ उपस्थित होंगे। और लास्ट और मेन है निषेध संबंध नहीं हो, मतलब अगर निषेध संबंध के अंतर्गत विवाह किया जाएगा तो भी वो विवाह शून्य में चला जाएगा। अर्थात प्रस्ताव स्वीकृति हो, स्वतंत्र सहमति हो, एक बैठक का आयोजन किया गया हो, साक्षी हो, निश्चित संबंध के अंतर्गत नहीं आते हों, तो ऐसी परिस्थितियों में विवाह किया गया विवाह मान्य विवाह की कैटेगरी में माना जाएगा। अब आता है कि मान्य विवाह और अनियमित विवाह है, उसके परिणाम क्या होंगे। शून्य विवाह के परिणाम तो कुछ नहीं होंगे क्योंकि उसकी वैधानिकता है ही नहीं। लेकिन जो इरेगुलर मैरिज है और जो वैलिड मैरिज है उसके परिणाम क्या होंगे। तो अमान्य के लिए अलग स्थितियाँ दी गई हैं। अमान्य में कि अमान्य जो विवाह है वो अगर पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है तो अलग परिणाम होंगे, और पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो अलग परिणाम होंगे। अमान्य विवाह या इरेगुलर मैरिज जो है उसमें व्यवस्था की गई है कि पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है तो वो वैधानिक प्रभाव उसके होंगे, और पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं आया तो कोई जो वो शून्य विवाह के सामान्य माना जाएगा। तो हम 2 स्थितियों में बताएंगे। पूर्ण अवस्था प्राप्त करने से पहले अगर पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हुई है तो वो विवाह भी शून्य विवाह की भांति कोई वैधानिक प्रभाव नहीं रखता है। ना तो मेहर की हकदार होगी महिला, ना इद्दत के पालन करने की बाध्यता होगी। लेकिन अगर पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है, अनियमित विवाह जो है, रेगुलर मैरिज जो है, अगर पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई है तो पत्नी को इद्दत की अवधि का पालन भी करना पड़ेगा और मेहर भी देय होगा, और जो इससे जो इस इरेगुलर मैरिज से जो संतान उत्पत्ति हुई है वो भी वैध मानी जाएगी। अर्थात शून्य विवाह के परिणाम क्या हैं, उसके कोई परिणाम नहीं है क्योंकि वैधानिक प्रभाव 0 है उसका। इरेगुलर में पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर अलग परिणाम है और पूर्ण अवस्था प्राप्त न होने पर अलग परिणाम है। वैलिड मैरिज में जो मान्य विवाह या सही विवाह जो है उसमें प्रारंभतः ही सही है, इसलिए उसके जो वैधानिक बंध हैं या वैधानिक परिणाम है
वो सब तरीके से ठीक होंगे। इद्दत की अवधि का पालन भी किया जाएगा, संतान भी वैध मानी जाएगी, भरण पोषण का अधिकार भी होगा, उत्तराधिकार में भी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रकार 3 प्रकार की वैधानिकता के आधार पर 3 प्रकार की मैरिज हैं। इसके बाद है मुत्ता विवाह। मुत्ता विवाह एक ऐसा विवाह है जो मुस्लिम विधि में उसके बारे में बताया गया है। मुत्ता विवाह का मतलब होता है कि एक अस्थायी विवाह जिसमें पत्नी को दे मेहर की धनराशि निश्चित रहती है और निश्चित समय अवधि के लिए विवाह किया जाता है। हम सामान्य तौर पर इसको कहें तो एक तरह की ये एक वेश्यावृत्ति है, जिसमें महिला एक निश्चित पैसे के बदले एक निश्चित समय अवधि उस व्यक्ति के साथ व्यतीत करती है जो उसको वो भुगतान करता है। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुत्ता विवाह क्या है? जो एक निश्चित मेहर के बदले में निश्चित समय अवधि के लिए विवाह किया जाए। निश्चित मेहर दोनों पक्षकारों की सहमति से कोई भी मेहर निश्चित किया जा सकता है और अवधि मुत्ता विवाह की अवधि 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल कुछ भी हो सकती है। अर्थात जितना मेहर तय होगा उसकी ब्याह पे या उसके आधार पर ही मेहर के आधार पर ही समय अवधि निश्चित की जाएगी। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? इसके आवश्यक तत्व हैं कि मेहर की धनराशि निश्चित होगी, समय अवधि निश्चित होगी और इसकी एक चीज़ और है कि अगर कोई व्यक्ति 4 विवाह पहले से पूर्व में किया हुआ है, जैसे मुस्लिम विधि के अंतर्गत उसको अधिकार दिया गया है 4 पत्नी रखने का, किंतु मुत्ता विवाह अगर 5वां विवाह मुत्ता विवाह है तो वो 4 विवाहों पर इफेक्ट नहीं डालता है। मुत्ता विवाह उन 4 विवाहों की काउंटिंग में नहीं माना जाता है। इसके बाद है विधिक प्रसंगतियाँ, अगर के इसके लीगल इसके प्रभाव क्या होंगे। दोनों पक्षकारों में कोई उत्तराधिकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद जो संतान होगी वो वैध मानी जाएगी और माता पिता की संपत्ति में उनको अधिकार प्रदान किया जाएगा। परस्पर सहमति से या किसी एक पक्षकार की मृत्यु होने पर यह पूर्णतः अपना आप ही स्वतः ही विवाह संबंध है जो समाप्त हो जाएगा। मुत्ता विवाह में डिवोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि निश्चित समय अवधि के लिए है। मेहर के बारे में है कि अगर पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है विवाह तो पत्नी पूरे मेहर कर लेने के अधिकार नहीं होगी। अगर पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो आधा मेहर प्राप्त करने के अधिकार नहीं होगी। पत्नी निर्वाह भत्ता जो मेंटेनेंस जो होता है वो प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी। इस प्रकार आज हमने मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के प्रकारों के बारे में जाना कि कितने प्रकार के विवाह होते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। धन्यवाद।